तो मैट्रिक्स चैप्टर के पार्ट 2 में स्वागत है आपका। होपफुली आपने पार्ट 1 अच्छे से देख लिया होगा और उसमें हर एक चीज क्लियर भी रहा होगा आपको। ये रहा कुछ डिटेल मेरे बारे में। अगर आपको नहीं मालूम है या फिर आप नए स्टूडेंट हो तो पॉज करके आराम से पढ़ लेना। जस्ट फोर्थ पॉइंट पे ध्यान दीजिए कि इन केस यू नीड पर्सनल काउंसलिंग, कि आप पर्सनल लाइफ में कुछ दिक्कत परेशानी फेस कर रहे हो या आप या फिर आपके भाई बंधु सखा मित्र कोई भी अगर ऐसा है जो पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम फेस कर रहा चाहता है कि हमसे बात करके उन्हें रिजॉल्व करना, in that case they can fill out the form given in general description। चलो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। याद कीजिए पार्ट 1 में हमने एक्सरसाइज ये कौन सा है एक बार देख लेते हैं। हाँ, इस एक्सरसाइज के जो कि है 3.2, इसका टोटल 17 क्वेश्चन अपन ने कर लिया था। 18वें क्वेश्चन से मैंने बोला था अगले पार्ट में मैं बता दूंगा। हाँ, आई नो, मेरे को अभी याद है कि आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो टास्क है इस पर्टिकुलर पार्ट में मिलेगा। अच्छा, एक काम करेंगे, अभी 3 वीक हो रहा है तो अभी तीनों वीक को रिवाइज कर लेंगे इसी वीडियो में, ठीक है? तो बने रहिए पूरी लास्ट तक। तो 1 बाय 1 तीनों के तीनों वीक को रिवाइज कर लेंगे। 2 वीक को रिवाइज करेंगे और इस वीक का आपको टारगेट मिल जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा कि कोई मैट्रिक्स ए है और फिर बोल रहा आई जो है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का। ऑर्डर 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? 1 0 0 1। बोलो क्लियर? वेरी गुड। तो हमें प्रूव करना है आई प्लस ए इक्वल टू आई माइनस ए इंटू इतना। अब इसको प्रूव करने के लिए अपन जाएंगे व्हाइट बोर्ड पे, ठीक है? वहां पे एक एक चीज अच्छे से प्रूव करेंगे। ओके, आ जाओ फिर व्हाइट बोर्ड पे। ये देखो व्हाइट बोर्ड आ गया आपके सामने। गुड। अभी हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 एक एक चीज को लिखेंगे और स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है इसलिए पूरा अटेंशन चाहिए आपका, ठीक है? देखो गिवन है, हमें गिवन ऐसे लिखेंगे। गिवन क्या गिवन है? मैट्रिक्स ए इक्वल टू 0 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 और 10 अल्फा बाई 2, ठीक है? और हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव। क्या प्रूव करना है कि आई प्लस ए, आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इक्वल टू होगा आई माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और इधर साइन अल्फा हो जाएगा। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं क्या यही है या फिर कुछ और है। तो कॉस माइनस साइन और साइन, वेरी गुड, तो बिल्कुल सही है। तो अब इसको हमें प्रूव करना है। चलो प्रूव कर देते हैं। अभी एक काम करो, आरएचएस को उठा लो, ठीक है? तो आरएचएस को हमने लिया, उठा लिया मतलब समझ रहे हो ना? आरएचएस लेकर चल रहे, ऐसा नहीं उसको पकड़ के उठाने लगे आप, चल भाई उठ, ऐसा नहीं है। तो ये हो गया 1 माइनस 1 0 0 1, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस किया हमने क्या, ए क्या है? माइनस 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 देन 0 और प्लस 10 अल्फा बाई 2, ठीक है? ए बड़ा ब्रैकेट में कर लो, क्यों? क्योंकि एक साथ है ना? अच्छा, बाकी दूसरा जो मैट्रिक्स है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा और कॉस अल्फा, उसको साइड में लिख लो, ठीक है? लिख लिया। अब मैट्रिक्स आइडेंटिटी में से ए को माइनस करोगे, बताओ सिंप्लीफाई करने पे क्या आ जाएगा? अरे भाई बताओ, जल्दी बताओ। कहोगे सर माइनस करना सब्ट्रैक्शन, अब मैट्रिक्स बहुत आसान है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस कर दो। 1 में से 0 गया, 1 आ गया। अब 0 में से माइनस 10 अल्फा बाई 2 गया, प्लस 10 अल्फा बाई 2 आ गया। सेम मैनर में 0 में से 10 अल्फा बाई 2 गया तो माइनस 10 अल्फा बाई 2 आवेगा। क्या आवेगा? माइनस 10 अल्फा बाई 2 आवेगा। और 1 में से 0 गया तो 1 आऊगा। होपफुली आपको एक्सेस क्लियर। एक बात बताओ, जो पहला मैट्रिक्स हमने लिखा है 10 अल्फा बाई 2 के फॉर्म में आ रहा है। क्या आप एक बात बताओ, कॉस अल्फा और माइनस साइन अल्फा की वैल्यू जानते हो क्या 10 के फॉर्म में? अगर नहीं जानते हो तो चलो मैं साइड में लिख के बता देता हूँ आपको। ये फॉर्मूला होता था क्लास 11 में, मैंने बताया था। अगर हमसे नहीं पढ़ा है, किसी से भी पढ़ा हो, ये फॉर्मूला तो आप जानते होंगे। कौन सा फॉर्मूला? कॉस 2 थीटा होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा होल अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। और इसी तरीके से साइन 2 थीटा होता है क्या? 2 tan थीटा होल अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। एक बार बताओ, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे थीटा आ रहा, यहाँ पे अगर 1 होता तो यहाँ पे थीटा बाई 2 आ जाता। बोलो हाँ है ना? वेरी गुड। सेम मैनर में यहाँ पे cos अल्फा को क्या लिखोगे? 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, है ना? अब साइन 2 अल्फा ऐसे क्या हो जाएगा? 2 tan अल्फा बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। सेम मैनर में यहाँ पे बाकी चीजों को भी लिख दो वैसे ही, क्यों? क्योंकि कॉस और साइन ही है। बोलो हाँ है ना? वेरी गुड। ये हो जाएगा ऐसा, ठीक है? यहाँ पे माइनस रहेगा। बोलो यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी है ही नहीं यहाँ तक अभी आपको? बोलो हाँ है ना? वेरी गुड। अब यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करो आप। क्या ऑब्जर्व करो? कि हर किसी के अपॉन में जो है 1 प्लस 10 स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर। तो एक बात बताओ, मैट्रिक्स से कॉमन ले सकते हो क्या? बोलोगे बिल्कुल सर, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं किसी स्केलर से, और अगर सब में है तो कॉमन भी ले सकते हैं। और कॉमन लेने पर सब सारे एलिमेंट से लेना पड़ता है। तो देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 सबके अपॉन से कॉमन ले लो।
तो पहला मैट्रिक्स जो है वो तो वैसे ही बचेगा, है ना। अब दूसरा जो मैट्रिक्स है वो क्या बचेगा, आप आराम से लिख लो। क्या बचेगा, इधर देखो ध्यान से। ए बचूगा क्या, 1 - tan² अल्फा/2। इधर होगा -2 tan अल्फा/2। सेम मैनर में यहाँ पे 2 tan अल्फा/2 और यहाँ पे 1 - tan² अल्फा/2। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। वेरी गुड, शाबाश। अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दो। पहले देखो दोनों का ऑर्डर कितना है, 2 × 2 का, इसका भी 2 × 2 का। तो मल्टीप्लाई करने पे जो मैट्रिक्स बनेगा वो भी कितने का बनेगा, 2 × 2 का बनेगा, राइट। उसमें टोटल कितने एलिमेंट होंगे, तो कहोगे सर 4 एलिमेंट होंगे। कौन कौन सा, अच्छा ये देखो 1 + tan² क्या होता है, sec², तो उसको हमने लिख दिया। कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, A11, A12, A21 और A22। बोलो हाँ है ना। तो ये 4 एलिमेंट आपको मिलेंगे, ठीक है। एक काम करते हैं, बड़ा सा मैट्रिक्स बना के लिखने से बेहतर है इन सबकी वैल्यू अलग अलग हम निकाल लेते हैं। निकाल लिया जाए। चलो कलर चेंज कर देता हूँ सच दैट आपको समझना है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ A11, है ना। अगर हमें A11 निकालना हो तो A11 क्या होता है, पता ही है आपको कि फर्स्ट रो को लो और फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो लो और उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कर दिया जाए, गुड, कर दो। ये बन जाएगा 1 - tan² अल्फा/2। इसका 1 से मल्टीप्लाई किया, इतना ही रह जाएगा। फिर 2 tan अल्फा/2 का मल्टीप्लाई tan अल्फा/2 से करना है, तो ये बन जाएगा 2 tan² अल्फा/2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई अगर आप करोगे ना, ये बन जाएगा 1 + tan²अल्फा/2। क्या, 1 + tan²अल्फा/2, जो कि होता है sec²अल्फा/2। बोलो एकदम क्लियर, वेरी गुड। सेम मैनर में A12 आ गया, 11 आ गया, A12 निकालते हैं आप। A12 का नाम से ही पता चल रहा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। क्या, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो। चलो अभी करके कर देते हैं। ये बन जाएगा 1 × -2 tan अल्फा/2, इतना ही रह जाएगा। अब tan अल्फा/2 को मल्टीप्लाई करना है 1 - tan²अल्फा/2 से। ये बन जाएगा tan अल्फा/2 × 1 tan अल्फा/2 माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करो tan²अल्फा/2 से, तो ये बन जाएगा tan³। इसको हटा देते हैं पहले, tan³ अल्फा/2। यहाँ तक क्लियर, गुड। अब देखो पहले ध्यान से बहुत अच्छे से, ये दोनों जो टर्म है लाइक टर्म है, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे क्या आ जाएगा, -tan अल्फा/2 आ जाएगा। और बाकी क्या बचा, -tan³ अल्फा/2। अच्छा इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा क्या, बोलोगे हाँ सर, क्या, -tan अल्फा/2। अगर -tan अल्फा/2 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 + tan²अल्फा/2, जो कि क्या होता है sec²अल्फा/2। बोलो हाँ ना, गुड। फिर से समझो, -tan अल्फा/2 कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, ब्रैकेट में 1 + tan²अल्फा/2, जो कि क्या होता है, ऊपर देखो अभी लिखा हमने क्या, sec²अल्फा/2, तो इसलिए डायरेक्ट लिख दिया। बोलो यहाँ तक क्लियर, वेरी गुड। अच्छा अब A21 निकालते हैं। तो A21 क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से। A21 निकालने के लिए मतलब सेकेंड रो को लो, उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा -tan अल्फा/2 और क्या बन जाएगा, हाँ, माइनस माइनस प्लस tan³ अल्फा/2, प्लस tan³ अल्फा/2 और 1 को 2 tan अल्फा/2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 tan अल्फा/2। ये देखो ध्यान से, A12 के जैसा ही है क्या, कहोगे सर बिल्कुल। क्यों, क्योंकि ये भी बन गया tan अल्फा/2 प्लस tan³ अल्फा/2। देखो A12 ऊपर वाला जस्ट देखो क्या है, दोनों नेगेटिव है, और ये क्या है, दोनों पॉजिटिव है। तो इसलिए जस्ट ऊपर वाले के इक्वल वैल्यू आएगी कितनी, -tan अल्फा/2 इंटू sec², सॉरी माइनस कहाँ से आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, sec²अल्फा/2, है ना। ऊपर वाला माइनस आया, ये नीचे वाला प्लस आया। सेम मैनर में अगर आप ये 2 निकालोगे तो 2 कैसे निकालोगे, पता ही है, सेकंड रो को लो, उसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो। तो करोगे तो ये बन जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, प्लस 2 tan² अल्फा/2 प्लस 1 इंटू -1 - tan²अल्फा/2। सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया 1 + tan²अल्फा/2, जो कि होता है sec²अल्फा/2। अब ध्यान से देखो, A11 और A22 सेम है, और A21 और A12 दोनों सेम है, बट नेगेटिव का डिफरेंस है ना। तो यहाँ पे कहाँ पे, अभी एक बार मैं अब मिनिमाइज करके आपको दिखा देता हूँ क्या किया अभी तक हमने। ठीक है, ये देखो दिख रहा है क्या सारा कुछ, यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर है, वेरी गुड। अब क्या करो, इसमें रख दो उठा के सारी वैल्यू जो निकाली है हमने, ठीक है। तो 1/sec²अल्फा/2। अब एक बात बताओ मेरे को, सब जगह sec² दिख रहा क्या, A11 A12 A21 A22 सब में sec² दिख रहा, तो sec² कॉमन ले लो। अब ब्रैकेट में जो बचा कुछ ऐसा बचेगा, देखो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे भी 1 बचेगा, और यहाँ पे -tan अल्फा/2 बचेगा, यहाँ पे प्लस tan अल्फा/2 बचेगा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं, वेरी गुड। अब देखो इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अब जो बचा है, क्या हम उसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, कैसे, 1001 और यहाँ पे लिख दो
क्या 0 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू और इधर प्लस टेन अल्फा बाई टू। बोलोगे हाँ सर, एकदम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों को प्लस करोगे तो ऊपर वाला ही तो आ जाएगा। कहने का मतलब बिल्कुल बाइफरकेट कर सकते हैं। अब ध्यान से देखो, ये क्या है? आई है आइडेंटिटी, और ये क्या है? जो मैट्रिक्स ए गिवन था वही। क्या यही हमारा एलएचएस है क्या? तो ये क्या हो गया? हेंस प्रूफ। क्या हो गया? हेंस प्रूफ। एक बार शॉर्टकट में बहुत जल्दी जल्दी समझा देता हूँ पूरा का पूरा हमने क्या किया अभी तक। ठीक है, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। हमने ए गिवन था हमें मैट्रिक्स ए, और उसके बाद हमें प्रूव करना था ए वाली चीज। ठीक है, हमने क्या किया? आरएचएस को ले लिया। अब आरएचएस में आई माइनस ए है, तो आई होता है 1001, और मैट्रिक्स ए गिवन ही है, उन दोनों को माइनस कर दिया, और जो हमें ए गिवन था तीसरा मैट्रिक्स उसको ले लिया, माइनस किया तो ये मैट्रिक्स आया। फिर जो हमें तीसरा मैट्रिक्स ए हमें कॉस अल्फा साइन अल्फा में गिवन था, उसको हमने टेन अल्फा बाई टू में कन्वर्ट कर लिया इस फॉर्मूले से। ठीक है, अब इसमें देखा हमने कि सबके अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू था, उसको कॉमन ले लिया, वो अपॉन में आ जाएगा, और बाकी ए जो है उसको ऐसे ही मैट्रिक्स लिखा, और बाकी जो बचा उसको ऐसे लिख लिया। अब 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स दोनों के दोनों है, तो मल्टीप्लाई करने पे जो फाइनल आंसर आएगा 2 क्रॉस 2 का आएगा, जिसमें 4 एलिमेंट होंगे। कौन कौन सा? A11 A12 A21 और A22। हमने क्या किया? इंडिविजुअली सबको सिंप्लीफाई करके कैलकुलेट कर लिया है ना। कैलकुलेट किया तो देखा सब में सेक स्क्वायर सेक स्क्वायर सेक स्क्वायर सेक स्क्वायर कॉमन आ रहा था, तो उसको हमने बाहर निकाल लिया। और बाहर जैसे ही निकाला, अपॉन में ऑलरेडी सेक स्क्वायर था तो वो कैंसिल आउट हो गया। जो अंदर मैट्रिक्स के बचा उसको लिख लिया। अब जो अंदर मैट्रिक्स के बचा उसको बाइफरकेट किया, तो इस तरीके से दो मैट्रिक्स में डिवाइड हो गया, और दोनों मैट्रिक्स को ध्यान से देखा तो पता चला कि ये दोनों मैट्रिक्स क्या क्या है? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और एक मैट्रिक्स ए। तो आई प्लस ए लिख दिया, जो प्रूव करना था एलएचएस के बराबर। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या? वेरी गुड। तो ये रहा पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका। होपफुली आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्लियर हो। चलो भाई आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किधर गया किधर गया? हाँ आगे आगे आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा? एक ट्रस्ट है जिसके पास 30,000 रुपए है। ठीक है, उसको इन्वेस्ट करना है दो डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड में। पहला 5% देता है पर ईयर, और दूसरा 7% देता है पर ईयर। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन डिटरमिन हाउ 30,000 को डिवाइड करें दोनों बॉन्ड में सच दैट कि उसको एनुअल इंटरेस्ट कितना मिले? 1800 मिले। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, 1800 क्या है? एक सिंगल वैल्यू है, मतलब 1 into 1 का मैट्रिक्स बनेगा। बोलो हाँ ना। अब 30,000 को ऐसे डिवाइड करना है, मतलब दो मैट्रिक्स बनाना है, उन दोनों को ऐसा मल्टीप्लाई करो कि 1 into 1 बन जाए। तो याद कीजिए 1 into 1 बनाने के लिए क्या होना पड़ेगा? ये 1 into 2 का लो और 2 into 1 का लो। बोलो हाँ ना, ऐसे ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो 30,000 है टोटल, तो मान लो कि एक हो गया 30,000 में से 30K लिखा माइनस एक्स, और दूसरा क्या हो जाएगा? एक्स। मतलब दो पार्ट में डिवाइड किया 30,000 को। कितने को? 30,000 को एक एक्स में, तो बाकी जो बचा वो क्या हो जाएगा? 30K माइनस एक्स। के का मतलब 1000 है ना। तो ऐसा हो गया। अब पहला कौन कितना इंटरेस्ट दे रहा? 5%। तो 5% का मतलब 5/100 होता है क्या? और 7% का मतलब 7/100 होता है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आना चाहिए? एक बार 1800 करो, और दूसरी बार क्या करो? दूसरी बार 2000 करो। कितना करो? 2000। बोलो हाँ ना। तो 1800 वाला मैं बता देता हूँ, और 2000 वाला आप कर लोगे। बोलो हाँ ना, कर लोगे क्या? बस क्या करना है? कुछ नहीं, सिंपल चीज ऐसे लिखना है जैसे मैं कर रहा हूँ पहला वाला, वैसे ही सेम टू सेम आपको दूसरे वाले के लिए करना है। ठीक है, चल 1800 का मैं बताता हूँ, बाकी 2000 का आप कर लोगे आराम से। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 1 into 2 into 2 into 1 करोगे मल्टीप्लाई, तो 1 into 1 का बनेगा। कैसे? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 30K माइनस एक्स इंटू 5/100, और इधर हो जाएगा x इंटू 7/100। ठीक है, इज इक्वल टू क्या? 1800। अब 100 और 100 दोनों के अपान में 100 है, 100 को उधर भेज दो। अब 5 का इधर मल्टीप्लाई 150K मतलब 1 लाख 1.5 लाख माइनस 5x और इधर 7x। ठीक है, और ये बन जाएगा 1,80,000। क्यों? 1800 में अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1,80,000 बन जाएगा। अब 1.5 लाख को उधर भेज दो, और ये देखो 5 और 2 कितना बन गया? 2x इक्वल टू 1,80,000। उसमें से आप माइनस करो कितना? 1.5 लाख को। ठीक है, 1,80,000 में से 1.5 लाख गया, कितना आ जाएगा? 30,000। अब 30,000 का आधा करोगे तो आ जाएगा 15,000। तो मतलब कि दोनों पार्ट में कैसे कैसे करोगे? 15,000 और 15,000। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या? वेरी गुड। तो 30,000 को दो पार्ट में कैसे बाइफरकेट करोगे? 15,000 और 15,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। बोला एक बुक शॉप है पर्टिकुलर स्कूल का, जिसमें 10 डजन केमिस्ट्री बुक, 8 डजन फिजिक्स और 10 डजन इकोनॉमी बुक है। ठीक है, देयर सेलिंग प्राइस 80 रुपया, 60 रुपया और 40 रुपया है ईच रिस्पेक्टिवली। अब ईच डजन के लिए बोला, ईच बुक के लिए बोला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे। फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। फिर से वही बात, क्या 1 क्रॉस 1 मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए, है ना। कितने का मैट्रिक्स? 1 क्रॉस 1 का। तो एक काम करो 1 into 3 और 3 into 1 का मल्टीप्लाई कर दो, है ना।
ऐसे ही करने पे तो 1 क्रॉस 1 का आएगा, बोलो हाँ है ना, क्योंकि ये दोनों सेम होना चाहिए और प्लस जो बाकी बचा वो क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर। तो 1 क्रॉस 1 का ऐसे आएगा। तो 1 क्रॉस 3 में क्या होगा, देखो कितनी बुक है, 10 डजन, 8 डजन और 10 डजन। तो 1 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनाओ। 10 डजन का मतलब क्या हुआ, 120, 8 डजन बरवाट 96, 96 और 10 डजन फिर से इकोनॉमिक की बुक तो 120 हो जाएगा, बोलो हाँ ना, गुड। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 3 क्रॉस 1 के साथ, कर दो, क्या है 80 रुपया, 60 रुपया और 40 रुपया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, काम करो 12 को कॉमन ही ले लो, क्यों, क्योंकि 12 सब में है ना, तो कॉमन हो गया। अब ये 10 इंटू 80 क्या बन जाएगा, 800 प्लस, अब 8 इंटू 60 कितना, 480 प्लस ये हो जाएगा 10, हाँ 12 से ना, हाँ 12 कॉमन लिया तो 10 इंटू 40 400, तो 400 400 8 8 1600, 1680 इंटू 12, इतना तो आप कर ही लोगे। जीरो बरवाटे 96 छियाछ लगा, 9 12 72, 9 81, 8 12 कम 12 8 20, तो ये आ जाएगा 20,160 रुपया। कब, जब ये हर एक बुक कितने का मिल रहा, ये पर बुक का प्राइस है ना, अगर पर डजन का होता तो 12 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, बोलो एकदम क्लियर ही हुआ क्या, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। अब इसके लिए जो है ये सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इंटरेस्टिंग है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा मिटा लेते हैं, सच देर एकदम क्लियर दिखे आपको, हर एक चीज कहीं पे कंफ्यूजन ना रहे, ओके। तो दो क्वेश्चन है, फटाक से करके फिर आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। देखो ध्यान से, बोला एक्स वाई जेड और डब्ल्यू पी आर मैट्रिसेस आप इतना इतना इतना, देखो लिख देता हूँ मैं, सब्जेक्ट कंफ्यूजन ना हो, ये एक्स का है, ये वाई का ऑर्डर है, और ये है जेड का, और ये है डब्ल्यू का, और ये है पी का, ठीक है। चूज द करेक्ट आंसर इन इतना। बोला रिस्ट्रिक्शन ऑन एन के पी सच दैट पी वाई और डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड। देखो पहले पी वाई डिफाइन होने के लिए पी वाई को क्या क्या, पी और वाई को, ये के जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, पी इंटू वाई होने के लिए के जो है 3 के इक्वल हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे लिख दो के इक्वल टू 3 होना चाहिए, ठीक है, ओके। और डब्ल्यू वाई होने के लिए डब्ल्यू और वाई तो 3 और ये 3 तो इक्वल है, ठीक है। अब डब्ल्यू वाई करोगे, डब्ल्यू वाई करोगे तो इसका ऑर्डर कितना आएगा, चलो लिख देता हूँ प्रॉपर है ना, कंफ्यूज नहीं होने का बिल्कुल। इधर लिखूं, इधर ही लिख देता हूँ, डब्ल्यू और वाई, तो डब्ल्यू है हमारा n क्रॉस 3 का, और वाई किधर है 3 क्रॉस के का। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 3 और 3 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन डब्ल्यू वाई जो बनेगा कितने का बनेगा, n इंटू एन क्रॉस के का बनेगा, बोलो हाँ ना, वेरी गुड। सेम मैनर में पी वाई अगर हम निकालें, क्या निकालें, पी वाई, तो देखो P है हमारा कितने का, किधर गया, हाँ P इंटू के का, और Y है 3 इंटू के का। अब देखो K इक्वल टू 3 होना चाहिए, ये तो पक्का हो गया, और जो ऑर्डर बनेगा हमारा वो बनेगा पी वाई P इंटू के का, कितने का, P इंटू के का। अब ध्यान से समझो, K इक्वल टू 3 है एक कंडीशन, और दोनों को प्लस कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस कर रहे हैं। तो दो मैट्रिक्स को प्लस तभी कर सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, तो n क्रॉस के इक्वल टू होना चाहिए P क्रॉस के, तो यहां से आया n इक्वल टू पी। देखो k की वैल्यू 3 होना चाहिए और n इक्वल टू पी होना चाहिए। अब देख लो कौन सा है, k इक्वल टू 3 और p आर्बिट्री नहीं, p इक्वल टू, हाँ n इक्वल टू p, k इक्वल टू 3, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बोलो एकदम अच्छे से क्लियर, गुड। अगला बोल रहा कि अगर n इक्वल टू p है, वो तो ऑलरेडी है, देन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5j। देखो x और z दोनों का सेम ऑर्डर होना चाहिए, तो x का देखो कितना है, x का है 2 इंटू एन, क्या है 2 इंटू एन, और z का कितना है, z है 2 इंटू पी। आपको पता है कि दोनों तभी हम प्लस माइनस कर सकते हैं जब n इक्वल टू पी हो, क्या n इक्वल टू पी, तो n इक्वल टू पी हो जाए, n इक्वल टू पी है तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 इंटू एन करो या 2 इंटू पी करो, दोनों बात सेम ही है, 2 इंटू एन, ये आंसर आ जाएगा। अगर 2 इंटू पी रहता ऑप्शन में तो भी करेक्ट हो जाता, बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या, वेरी गुड। हमने एक बेसिक फंडा यूज किया, और वो फंडा क्या था कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तभी हो सकता है जब पहले का कॉलम दूसरे के रो के इक्वल, साथ में दो मैट्रिक्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन हम तभी कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो, बोलो हाँ ना। उसके बेसिस पे हमने क्वेश्चन नंबर 21 और 22 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया। अगर आपको कहीं पे भी जरा सा भी कंफ्यूजन है ना, तो वीडियो को पॉज करके या फिर थोड़ा सा बैकवर्ड करके फिर से सुन लो, जो मैंने बोला एकदम क्लियर होगा, कहीं पे कंफ्यूजन नहीं रहेगा, बोलो एकदम क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है लेकिन बहुत ज्यादा आसान है। क्या बोलता है, बोलता है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है ना, तो उसका रो कॉलम कर दो, कॉलम रो कर दो। नहीं समझ आया, फिर से समझो। अगर कोई मैट्रिक्स ए डिफाइंड है, कैसे,
ए आई जे और उसका ऑर्डर है एम क्रॉस एन। तो अगर इसका आप ट्रांसपोज निकालोगे ना तो ये बन जाएगा ए जे आई, क्या बन जाएगा जे आई, और एम एन की जगह क्या हो जाएगा एन इंटू एम हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल मैंने कहा मैट्रिक्स ए है हमारा 1 2 3, ठीक है। ये कितने का है 3 क्रॉस 1 का है क्या, वेरी गुड। सॉरी 1 क्रॉस 3 का है क्या, वेरी गुड। अब इसको क्या करोगे आप, ए ट्रांसपोज निकालोगे तो इस रो को क्या बना दोगे, कॉलम बना दोगे। दिस इज योर ट्रांसपोज मैट्रिक्स। बोलो एकदम क्लियर, वेरी गुड। दूसरा एग्जाम्पल ए देखो, ये है 3 क्रॉस 2 का, इसका अगर ट्रांसपोज लिया तो कितने बन गया 2 क्रॉस 3 का। मतलब कि फर्स्ट रो जो है ये देखो 3 इधर गया, हाँ 3 रूट 3 और 0, ये फर्स्ट रो बन गया, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो का बन गया, सेकेंड कॉलम जो है सेकेंड रो बन गया। बोलो एकदम क्लियर। चलो व्हाइट बोर्ड पे और एग्जाम्पल दे देता हूँ सच दैट एकदम क्लियर होना चाहिए, जरा सा भी कंफ्यूजन का गुंजाइश नहीं होना चाहिए। तो देखो ये है हमारा 1 2 3 4 और 3 माइनस 2 1 4। अब एक बार बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा, बोलोगे सर 2 क्रॉस 4 होगा, तो इसका ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा। कहोगे सर देखो फर्स्ट जो रो है ना उसको पहला कॉलम बना दो, है ना, और सेकेंड जो रो है उसको सेकेंड कॉलम बना दो। ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। सॉरी -3 नहीं 3 है, तो ये कितने बन जाएगा 4 क्रॉस 2 का। बोलो अभी एकदम क्लियर हुआ क्या। क्या मैंने कहा ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो। 2 3 1 4, इसको मैंने कहा ट्रांसपोज बताओ, तो कहोगे बहुत आसान। क्या, फर्स्ट रो है 2 3 तो इसको फर्स्ट कॉलम बना दो, सेकंड रो है 1 4 तो इसको सेकंड कॉलम बना दो, है कि नहीं। 2 क्रॉस 2 था, ये भी 2 क्रॉस 2 ही रहेगा। एकदम क्लियर, वेरी गुड। अब आ जाते हैं किस पे किस पे किस पे, हाँ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज पे। तो प्रॉपर्टी आपको पता है, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लो तो फिर से वही मैट्रिक्स आ जाता है। एग्जाम्पल के लिए फिर से वही बात है, देखो ए, मान लो ये क्वेश्चन है कि मैट्रिक्स ए है हमारा 2 3 1 4, है ना, इसका ट्रांसपोज लिया इतना आ गया। अब इसका अगर फिर से ट्रांसपोज ले लो, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये देखो 2 1 क्या बन जाएगा, ए कॉलम बन जाएगा 2 1, और 3 4 रो है तो क्या बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा। इसको और इसको ध्यान से देखो, दोनों सेम है क्या, ए ही है, तो इसलिए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या वही मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है। एकदम क्लियर, वेरी गुड। किधर गया किधर गया, हाँ पहला क्लियर। दूसरा, अगर किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करके फिर ट्रांसपोज लो या फिर ट्रांसपोज लेकर मल्टीप्लाई करो तो दोनों सेम आता है, क्या आता है, इक्वल आता है। और दो मैट्रिक्स का एडिशन करके ट्रांसपोज लो या फिर ट्रांसपोज लेकर एडिशन करो, दोनों केस में सेम आएगा। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है क्या, कि दो मैट्रिक्स है अगर ए बी, क्या यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे बता देता हूँ, देखो ध्यान से। अगर दो मैट्रिक्स है, किधर गया, हाँ ए बी का मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लो तो इक्वल होता है बी डैश इंटू ए डैश। ध्यान रहे, है ना, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको ध्यान में रखना है। क्या, ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। एकदम क्लियर क्या, वेरी गुड। अब बाकी चीजें एकदम आसान है ना, ये सिंपल सिंपल एग्जाम्पल है, ये तो आप कर ही लोगे, ठीक है। अब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिफिनेशन आ गया, ये मैं अभी बता देता हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। अगर ए ट्रांसपोज आपने लिया, अच्छा ए ट्रांसपोज को ए टी से या फिर ए डैश से भी रिप्रेजेंट करता है। अगर वो ए डैश जो है ए के इक्वल आया, मतलब जो मैट्रिक्स ए था उसी के इक्वल आया, तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन अगर ए ट्रांसपोज या फिर ए डैश जो है माइनस ए के इक्वल आया ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्यू, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या, गुड। एक बार फिर से देखो, क्या एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑब्वियस है जो सिमेट्रिक या मतलब जो ट्रांसपोज हम निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स के यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। वो सिमेट्रिक कब होगा, जब उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल होगा, और नॉन सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, जब नेगेटिव इक्वल होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, ए है मैट्रिक्स ए, तो इसका अगर हम ट्रांसपोज निकालें तो ट्रांसपोज याद कीजिए क्या होता है, कॉलम रो हो जाता है, रो कॉलम हो जाता है। देखो फर्स्ट रो क्या है, √3 2 √3, तो √3 2 3 कॉलम पहला हो जाएगा। दूसरा रो 2 -1 2 -1.5 और -1, ये सेकेंड कॉलम हो जाएगा। थर्ड रो जो है थर्ड कॉलम हो जाएगा। अब जरा इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को ध्यान से ऑब्जर्व करो तो पता चलेगा कि सर ये तो दोनों सेम है। इसका मतलब ये हुआ ए डैश हमारा ए के इक्वल है, इसलिए मैट्रिक्स ए क्या होगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। बोलो एकदम क्लियर, वेरी गुड। और स्क्यू सिमेट्रिक मैंने बता दिया, नेगेटिव के इक्वल हो, किसके इक्वल हो, नेगेटिव के, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे ये देखो मैट्रिक्स ये है, अगर इसका बी डैश निकालो या बी ट्रांसपोज निकालो तो ये क्या बन जाएगा, फर्स्ट रो जो है फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकेंड रो है सेकेंड कॉलम बन जाएगा, और थर्ड रो जो है थर्ड कॉलम बन जाएगा। इसको अगर ध्यान से देखो और माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे तो जो बचेगा वो बी ही बच जाएगा, मतलब जो मैट्रिक्स गिवन है हमारा बी ना उसके इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी का ट्रांसपोज करने पे माइनस बी के इक्वल आया, दैट्स वाई बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बोलो एकदम क्लियर, वेरी गुड। अब
दो चीज बहुत जरूरी है। क्या? पहला थ्योरम ये है कि कोई भी मैट्रिक्स ए लो, क्या लो? ए लो, तो ए प्लस ए डैश हमेशा क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। और ए माइनस ए डैश क्या होगा? हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। इसका प्रूफ देखो बहुत आसान है। ए प्लस ए डैश क्या है? सिमेट्रिक है। मान लो ये बी के इक्वल है, ए प्लस ए डैश। अब दोनों तरफ डैश लो, मतलब ट्रांसपोज लो। ये बन जाएगा ए प्लस ए डैश का होल ट्रांसपोज। अभी ऊपर मैंने बताया ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज का मतलब उनका अलग अलग ट्रांसपोज लेकर प्लस कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ए डैश तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये डैश का डैश मतलब ये ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अभी ऊपर समझा ए होता है। ये चीज क्या बन गया? फिर से बी बन गया। तो बी डैश इक्वल टू क्या है? बी आया, इसलिए क्या हुआ? ए प्लस ए डैश हमेशा सिमेट्रिक होगा। वहीं पे ए माइनस ए डैश क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक होगा। कैसे? ये देखो, बी मान लिया कि सी जो है ए माइनस ए डैश है, दोनों तरफ ट्रांसपोज लिया, दोनों तरफ ट्रांसपोज लिया तो ये ऐसा बन जाएगा। अब उसके बाद ए डैश जो है, पहला तो ए डैश ही रहेगा, लेकिन ए डैश का डैश क्या हो गया? ए हो गया। अब इन दोनों में देखो माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया तो जो ब्रैकेट में है वही तो सी लेकर चले थे, तो माइनस सी बन जाएगा। तो सी डैश इक्वल टू माइनस सी आया, इसलिए ये क्या बन गया? स्क्यू सिमेट्रिक। अब इसको ध्यान में रखना है, कोई भी मैट्रिक्स ए है ना, तो उसको हम सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्मेट में हमेशा लिख सकते हैं। कैसे? कोई मैट्रिक्स ए को हम ऐसा लिख सकते हैं, कैसा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको आप ध्यान में रखना, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आता है कि रिप्रेजेंट दिस एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो आपको सिंपली ये करना है। बोलो, एकदम क्लियर है क्या? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। ये सिंपल सिंपल से एग्जाम्पल है, वो आप कर ही लोगे, कर ही लोगे। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। बढ़िया एक्सरसाइज है, तुरंत आसान है, तुरंत हो जाएगा। उससे पहले ये आपके लिए कैरेक्टर डेवलपमेंट का टास्क याद कीजिए। टोटल 13 वीक में हम करने वाले हैं। टोटल 13 चैप्टर है मैथमेटिक्स में। हर चैप्टर का वो एक वीक दे रहे हैं और उसमें एक टारगेट आपको मिलता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, कैरेक्टर डेवलपमेंट का। पहले वीक का टास्क ये मिला था कि आपको सेल्फ आइडेंटिटी और फ्यूचर गोल तैयार करना है, स्किल डेवलपमेंट और साइंटिफिक टेम्परामेंट में। इसका डिटेल जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखो, फर्स्ट वीक के लिए ये टारगेट था क्या कि आपको पहले वीक में अपने आप को समझना था, सेल्फ आइडेंटिफाई करना था और फ्यूचर गोल प्लान करना था। तो पहला था कि रिफ्लेक्ट करना है आपको पर्सनल स्ट्रेंथ, वीकनेस और आपके इंस्पिरेशन क्या है उस पर। और एक लेटर राइट करना था आपको फ्यूचर यू को, जहाँ पे आप अपने आप को 5 साल में क्या देखोगे, है ना, कहाँ देखोगे। ये था फंडामेंटल वैल्यूज। स्किल सेट में हमने बात किया था नेटवर्किंग और मेकिंग न्यू फ्रेंड में। कैसे? बाई प्रैक्टिसिंग। आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करते हो? कॉन्फिडेंटली, यस माई नेम इज रोहन, जो भी है आपका, है ना, माई नेम इज दिव्या, ऐसे करके। तो कैसे अपने आप को आप कॉन्फिडेंटली इंट्रोड्यूस करते हो किसी के सामने? केवल नाम बताना नहीं, बाकी चीजें भी, आई लाइक टू डू दिस थिंग, है ना, या फिर आपके गोल क्या है, मतलब एकदम डिटेल वाला गोल मत बता देना पहले ही मीटिंग में, समझ रहे हो क्या? मतलब बेसिक स्टफ, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, कहाँ रहते हो, ये सारा कुछ, है ना। तो कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंस मेन कीवर्ड क्या है? कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। और उसके साथ साथ बेसिक नेटवर्किंग स्किल आपको आनी चाहिए। जैसे लोगों को जब आप उनके नाम से बुलाते हो ना, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो इसलिए नाम याद रखना स्टार्ट करो लोगों का। उसके बाद स्मॉल टॉक क्या होता है, कैसे करते हैं, वो करो। और आप एक एक्टिव लिसनर जितने बनते हो ना, उतना सामने वाले को अच्छा लगता है कि वाह यार, सामने वाला मेरे बातों को ध्यान से सुन रहा, तवज्जो दे रहा। बोलो हाँ ना। साइंटिफिक टेम्परामेंट में पहले वीक में था क्रिटिकल थिंकिंग और बाइसेस को डेवलप करना। कैसे? आपको कॉमन कॉग्निटिव बाइसेस जो होती है, कंफर्मेशन बाइस, एंकरिंग बाइसेस, आप गूगल करोगे तो मिल जाएगा कि क्या होती है और कैसे आपकी डेली लाइफ में इम्पेक्ट डालती है, ये समझना था आपको पहले वीक। साथ में आपको इंगेज करना था, एक डिबेट या फिर चैलेंज करना था पर्सनल एजम्पशन ऑन अ गिवन टॉपिक। फॉर एग्जांपल, मान लो आपको लगता है अगर कोई भी एक पर्सनल एजम्पशन आपका हो सकता है, जैसे कि हाँ, मेहनत वगैरह बेकार चीज होती है, बिना मेहनत के भी, है ना, लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो उसको चैलेंज करो। कैसे? एग्जाम्पल ढूंढो, कैसे कितने लोग हुए हैं जो बिना मेहनत के सक्सेसफुल हुए हैं, और क्या सच में ऐसा है क्या? तो इस तरीके से छोटी छोटे अपने पर्सनल एजम्पशन को चैलेंज कर सकते हो। ये था पहले वीक का टारगेट। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर। अब अपन क्या करेंगे, इस दूसरे एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, तो फिर दूसरे वीक का दिखाऊंगा, फिर मिसलेनियस को करेंगे, तो तीसरे वीक पे आएंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। कौन सा ये है अपना? कौन सा है? हाँ, एक्सरसाइज 3.3 बोला, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ये देखो क्या है, 3 into 1 है, तो इसका ट्रांसपोज करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 into 3, क्या 5 1/2 -1। क्यों? क्योंकि रो कॉलम बन जाता है, कॉलम रो बन जाता है। ये 2 × 2 का है तो 2 × 2 का ही रहेगा। जस्ट 1 -1 2 3 हो जाएगा। बच्चों वाली चीज है, पहला दूसरा तीसरा कर लोगे आराम से। अब ये बोल रहा है कि मैट्रिक्स ए इतना है, बी इतना है, तो वेरीफाई करो कि ए प्लस बी कर लो पहले।
क्या करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को प्लस कर लो, फिर उसके बाद उसका ट्रांसपोज लो, और एक बार क्या करो, पहले ट्रांसपोज ले लो फिर उसके बाद प्लस करो। बहुत आसान है, क्या बताने की जरूरत है? अरे भाई बोलो हाँ ना, नहीं ना? चलो फिर भी मैं बता देता हूँ कि कंफ्यूज ना हो, ठीक है? स्टार्टिंग के क्वेश्चन है इसलिए मैं बता देता हूँ। बताओ पहला पार्ट बताओ, दूसरा पार्ट। अरे भाई बोलो हाँ ना, पहला या दूसरा? चलो दूसरा बता देता हूँ, आपको डिफिकल्ट लग सकता है। ए माइनस बी निकालो, पहले क्या निकालो? ए माइनस बी, ठीक है? ए माइनस बी पता ही है आपको, क्या करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस कर दो, तो -1 -4 क्या आ गया? +3। दो में से एक गया एक, फिर तीन में से -5 गया 8, फिर 5 में से एक गया 4, फिर 7 में से 2 गया 5, फिर 9 में से 0 गया 9, फिर -2 -1 -3, 1 3 -2 1 1 0। गुड। अब ए माइनस बी बन गया। अब इसका जरा क्या लो? ट्रांसपोज लो, मतलब ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज लो। कैसे लोगे आपको पता ही है, कॉलम को रो बना दो, रो को कॉलम। तो फर्स्ट रो क्या है? 318, तो ये फर्स्ट कॉलम बन गया, ठीक है? सेकेंड रो क्या है? 459, तो ये सेकेंड कॉलम बन गया। थर्ड रो क्या है? -3 -2 0, तो ये थर्ड कॉलम बन गया। बोलो क्लियर है क्या? एलएचएस आ गया। अब आरएचएस निकालो। आरएचएस कैसे निकालोगे? पहले ए डैश निकालो। ए डैश क्या हो जाएगा? जो ए है उसका रो कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो, ठीक है? तो यह जाएगा -1 2 3, फिर 5 7 9, फिर -2 1 1। बोलो हाँ है ना? वेरी गुड। अब बी को, बी डैश निकालने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं माइनस बी डैश, है ना? तो बी डैश निकालने के लिए हो जाएगा -4 1 -5, फिर 1 2 0, और फिर 1 3 0। अब इन ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को जरा माइनस करो। -1 -4 +3। गुड। 5 में से एक गया 4, फिर -2 1 -3, फिर 2 में से एक गया 1, फिर 7 में से 2 गया 5, फिर 1 में से 3 गया -2। वेरी गुड। फिर 3 में से 5 -5 गया +8, फिर 9 में से 0 गया 9, फिर 1 में से 0 गया, यहाँ पे गड़बड़ा गया। 1 में से 0 गया तो 1 आएगा ना, तो कुछ तो गड़बड़ हुआ हमारे हमसे, है ना? ये देखो, ये हो जाएगा ये। अच्छा ये लास्ट में 1 तो है, तो 1 है तो यहाँ पे भी 1 आएगा ना। तो 1 में से 1 गया 0। वेरी गुड। एक छोटा सा सिली मिस्टेक था, होपफुली आपको एकदम अच्छे से क्लियर। अब 1 में से 1 गया 0, तो यहाँ पे हमने ये लिखा है ए डैश माइनस बी डैश इक्वल टू हो जाएगा ए माइनस बी का होल डैश। बोलो एकदम क्लियर? गुड। दूसरा पार्ट, दूसरे क्वेश्चन का पहला और दूसरा होपफुली आपको क्लियर। इसी तरीके से तीसरा भी आराम से आप कर लोगे, सेम टू सेम है ना? चौथा क्वेश्चन बोला ए डैश हमें पता है, बी पता है, तो हमें बताओ a+2b डैश। a+2b डैश क्या हो जाएगा? a डैश +2b डैश हो जाएगा। बोलो हाँ ना? अब a डैश ऑलरेडी पता है, और b अगर पता है तो क्या b डैश निकाल लोगे क्या? बिल्कुल निकाल लोगे। तो जो आया उसमें फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देना। एक स्केलर से मल्टीप्लाई है, मतलब उस एलिमेंट, उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट का 2 से मल्टीप्लाई होगा। बोलो हाँ ना? वेरी गुड। पांचवा क्वेश्चन बोला a इतना है, b इतना है, तो हमें क्या बताना? अच्छा ये वेरीफाई करना है कि ए बी का मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा वही बी डैश इंटू ए डैश पे आएगा। आसान है, बच्चों वाली चीज आप कर सकते हो। चलो एक मैं बता देता हूँ, पहला दूसरा आप कर लेना। ए इंटू बी करो, पहले क्या करो? ए इंटू बी करो। ये देखो ए इंटू बी करोगे तो ये क्या बन गया? 3 × 1, और ये हो गया 1 × 3, तो 3 × 3 का बनेगा। कोई बात नहीं, बना लेते हैं। तो ए इंटू बी करोगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0, फिर 0 0, क्योंकि 0 का 1 में मल्टीप्लाई 5 में, फिर 7 में, फिर 1 का मल्टीप्लाई 1 5 7, 1 5 7, फिर 2 का मल्टीप्लाई 1 5 7 में 2 10 14। अच्छा ए बी हो गया, तो ए बी का होल डैश क्या हो जाएगा? कहोगे सर ये हो जाएगा कॉलम, पहला रो कॉलम बन जाएगा, फिर रो बन जाएगा, फिर 2 10 14। बोलो क्लियर? क्या किया? रो को कॉलम, कॉलम को रो बना दिया, सिंपल। अब ए बी का होल डैश आ गया। अब हमें क्या करना है? बी डैश इंटू ए डैश निकालना है। तो देखो बी डैश क्या हो जाएगा, ऊपर ही लिख देता हूँ, ठीक है? एक मिनट बस। ना 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 ना। ओके, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। होपफुली काफी कलम लेकर बैठे हो, मजे से एकदम एक एक चीज क्लियर कर रहे हो आप, राइट? चलो पहले तो निकाल लो बी डैश। क्यों? क्योंकि हमें बी डैश ए डैश चाहिए, तो बी डैश हो जाएगा 1 5 7, है ना? अब ए डैश क्या हो जाएगा? कहोगे सर ए डैश हो जाएगा 0 1 2। ठीक। अब बी डैश इंटू ए डैश करो, क्या करोगे? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, तो हो जाएगा फर्स्ट रो को, फर्स्ट रो क्या दिख रहा है आपको? 1, फर्स्ट कॉलम 0, तो 1 × 0 0। अब फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से 1 2, है ना? फिर उसके बाद सेकेंड को मल्टीप्लाई करो, 5 से सबको मल्टीप्लाई करो, 5 0 5 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब उसके बाद 7 से सबको मल्टीप्लाई करो, 7 सॉरी 7 0 0, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब ध्यान से बताओ मेरे को कि बी डैश ए डैश और ए बी डी का होल डैश ये दोनों सेम है क्या? हाँ है ना? ये इस तरीके से पांचों का सेकंड ग्रुप हो गया, तो पहला तो हो ही जाएगा। बोलो हाँ ना?
अब बोला कि ए अगर इतना है तो ए डैश इंटू ए दिखाओ आई के इक्वल होगा। आपको भी पता है, फिर से बच्चों वाली चीज, क्यों? क्योंकि ए डैश पता है। चलो मैं ही कर देता हूँ, है ना। ओके, पहला वाला पार्ट मैं करता हूँ, दूसरा वाला आप करोगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि एकदम सिमिलर है, समझ रहे हो क्या? कुछ है ही नहीं, एकदम आसान चीज है। इक्का दुक्का, पहले तो बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते थे, समझ रहे हो क्या? लेकिन अभी तो इस सिलेबस इतना ज्यादा रिड्यूस कर दिया कि कुछ बचा ही नहीं, एकदम आसान हो गई चीजें। ये देखो, ए ए डैश इंटू ए करके आई आना चाहिए। चलो ठीक है, ए डैश क्या हो जाएगा? कहोगे सर जो फर्स्ट रो है ना उसको फर्स्ट कॉलम बना दो और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दो। ठीक है, बना दिया। इसको मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ? ए के साथ। ए क्या है? कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है? 1। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा क्या हो जाएगा? 0। फिर इसी तरीके से ए भी 0 ए भी 1। क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना। हो गया प्रूफ, खत्म। छठे का पहला ऐसे ही प्रूफ हो गया। बोलो आसान, गुड। सातवां बोल रहा है कि शो करो ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब ए डैश निकालो। ए डैश निकाला, देखा ए ही आ गया। क्यों? क्योंकि 1 माइनस 1 5, ये देखो 1 माइनस 1 5, -1 2 1। अब ये -1 2 1, फिर 5 1 3 5 1 3। तो अब भी ऐसे पहला रो पहला कॉलम इक्वल है दूसरा रो दूसरे कॉलम के, तीसरा रो तीसरे कॉलम के, इसलिए ए डैश इक्वल टू ए हो गया। प्रूफ हो गया कि सिमेट्रिक। सेम मैनर में इसको क्या प्रूफ करना है? स्क्यू सिमेट्रिक कर सकते हो क्या आराम से? वेरी गुड। अब बोला ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, बिल्कुल होगा। ए माइनस ए डैश क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक, बिल्कुल होगा। ये तो पता ही है आपको, है ना। करना कैसे है? हमें ऑलरेडी मैट्रिक्स ए गिवन है, तो ए डैश निकाल लोगे क्या? वेरी गुड। अब ये पता है, ए डैश पता है, दोनों को प्लस कर दो, जो भी आया उसका फिर ट्रांसपोज ले लो और दिखा दो कि वो उसी के इक्वल आया, है ना। तो क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक। और नेगेटिव इक्वल आया तो स्क्यू सिमेट्रिक। एकदम आसान, गुड। 9th क्वेश्चन बोलना कि हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश एंड हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश बताओ जब ए इतना। बच्चों वाली चीज, बोलो हाँ ना, गुड। फिर 10th, अब देखो मैंने बताया था आपको ना, बोला कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अब क्या करोगे? सिंपली ए है हमारा, ए क्या है? ए है। अब हमें क्या बताना है? हमें बताना है हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश एंड हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। क्या ये आराम से आप कर लोगे क्या? क्या ये हमें पता? चलो कोई एक मैं बता देता हूँ, ठीक है। पहला ये बता देता हूँ। तो ए प्लस ए डैश करो, क्या हो जाएगा? पहले तो ए डैश निकाल लो। ए डैश निकालोगे तो बन जाएगा 3 5 1 माइनस 1, ठीक है। अब ए प्लस ए डैश करो, तो ए प्लस ए डैश करोगे तो हाफ ए प्लस ए डैश, तो 3 3 6 5 1 6 और 1 5 6 और -1 -1 -2, ठीक है। प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। अब माइनस करो, 3 में से 3 गया 0, 5 से 1 गया 4, 1 में से 5 गया -4 और 1 में से -1 में से -1 गया 0। अब दोनों का हाफ कर दो तो ये आ जाएगा 3 3 3 -1 और इधर आ जाएगा 0 2 -2 0, है ना। ये दोनों हमने क्या किया? एडिशन में दिखा दिया, तो ये हो गया सिमेट्रिक और ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक। बोलो एकदम क्लियर, वेरी गुड। तो जैसा पहले मैट्रिक्स को दिखाया वैसे ही बाकी मैट्रिक्स को भी आप दिखा दीजिए, एकदम आसान है, ठीक है। ओके, बस 2 क्वेश्चन और, है ना। बोला ए और बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब सेम ऑर्डर, तो ए बी माइनस पी ए क्या होगा? तो इसको लेट कर लेते हैं, सी होगा। तो सी इक्वल टू लेट कर लो ए बी माइनस पी ए, ठीक है। अब सी डैश निकाल लो, तो सी डैश निकालोगे तो इसका मतलब ए बी माइनस बी ए का होल डैश हो जाएगा, है ना। ठीक है। अब आपको पता है एडिशन सब्ट्रैक्शन में हो तो उसको अलग अलग हम ट्रांसपोज करके कर सकते हैं, राइट। अब एक यहाँ से बताओ मेरे को, अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में हो तो जब हम क्या ट्रांसपोज खोलते हैं तो उनका ऑर्डर चेंज हो जाता है, मतलब ये बी डैश ए डैश हो जाएगा। सेम मैनर में यहाँ पे ए डैश बी डैश हो जाएगा। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे बोला ए और बी दोनों सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ? ए डैश इक्वल टू ए होगा और बी डैश इक्वल टू बी होगा। तो ए डैश इक्वल टू ए और बी डैश इक्वल टू बी यहाँ पे रख दो, ये बन जाएगा बी ए माइनस ए बी। इन दोनों में माइनस कॉमन है क्या? वेरी गुड। तो ये बन जाएगा ए बी माइनस बी ए। अच्छा, ये ब्रैकेट वाली चीज क्या है? देखो ध्यान से, सी के इक्वल है क्या? ये बन जाएगा माइनस सी। तो सी डैश अगर माइनस सी आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। क्या हुआ? स्क्यू सिमेट्रिक। गुड, वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला? ए प्लस ए डैश आई है तो अल्फा की वैल्यू बताओ। तो ये देखो हमें पता है ए डैश क्या हो जाएगा, लिख लो पहले। ए डैश हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। इन दोनों को प्लस करो, ए और ए डैश को, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 2 कॉस अल्फा 0 और 0 और 2 कॉस अल्फा।
और एक किसके इक्वल बोल रहा है, आइडेंटिटी के, मतलब 1 0 0 1 के, है ना। तो अब बताओ यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को अगर इक्वेट करो, दो मैट्रिक्स कब इक्वल होता है, जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो। तो 2 cos अल्फा किसके इक्वल हो गया, 1 के। तो यहाँ पे लिख दो 2 cos अल्फा इक्वल टू 1, तो cos अल्फा इक्वल टू 1/2। अब बताओ मेरे को अल्फा की वैल्यू 1 cos में 1/2 कब होता है, 60 डिग्री पे, वेरी गुड। तो π/3 वैल्यू हो गया अल्फा का। देख लो ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है ना, एकदम आसान, वेरी गुड। ये हो गया हमारा थर्ड एक्सरसाइज, एकदम आसानी से क्लियर, बोलो हाँ ना, गुड। तो अभी जो मैंने दो पार्ट थे, एक बता दिया, एक आपके लिए दिया, उसको प्रैक्टिस जरूर करना है, ठीक है, अभी के अभी करो, है ना, क्योंकि बाद में आपको होमवर्क तो मिलेगा ही मिलेगा। अब अगला है कॉन्सेप्ट इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का, लेकिन जैसा मैंने बोला था कि अपन जैसे ही ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे आपको बताएंगे वीक 2 का टारगेट, किसका, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। तो ये रहा देखो वीक 2 का टारगेट, फंडामेंटल वैल्यूज के लिए क्या करना है ना, और उसके बाद स्किल डेवलपमेंट में और साइंटिफिक टेम्परामेंट। मैं क्या करता हूँ आप एकदम डिटेल में आपको बताता हूँ। देखो वीक 1 तक का तो मैंने बता ही दिया, अब वीक 2 का देखो, है ना। वीक 2 में आपको फंडामेंटल वैल्यूज में स्ट्रेस को मैनेज करना सीखना है, और अनसर्टेनिटी को कैसे करोगे, माइंडफुलनेस टेक्निक प्रयोग करके, इस्तेमाल करके, और ब्रीदिंग एक्सरसाइज होता है स्टे का, ऐसे समझो। जब भी आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में, एंजाइटी में रहो, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज ये होता है कि आप लंबी गहरी सांसें लो, है ना, 5-7 जो है लंबी गहरी सांसें लो, या फिर 2-4 मिनट के लिए, तो आप देखोगे अपने आप को आप काम एंड कूल पाओगे, है ना। और दूसरा माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस का मतलब ये होता है किसी स्पेसिफिक चीज पे आप फोकस करो, है ना, अपनी सांसों पे फोकस करो, या फिर कोई लिख रहे हो राइटिंग उस पर फोकस करो, या फिर आसपास कोई ऑब्जेक्ट है उस पर फोकस करो, ऐसे करके आप माइंडफुलनेस टेक्निक सीख सकते हो। दूसरा है कि आपको आइडेंटिफाई करना है अपने अंदर 3 मेजर स्ट्रेसर, मतलब जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस आता है ना, और आपको एक, तो ये भी एलेक्सा का भी ऐसे ही रहता है ना वो उसको स्ट्रेस होता है तो ऐसे वो बोल लेती है, वाह। आगे बढ़ते हैं कहाँ पे, हाँ, 3 मेजर स्ट्रेसर आपको अपना आइडेंटिफाई करना है, और एक स्ट्रेस मैनेजमेंट प्लान क्रिएट करना है कि आखिर उन स्ट्रेस से फाइट करने के लिए आप क्या करते हैं। वो आपका ना खुद का टेक्निक हो सकता है, तरीका हो सकता है। अगर अभी तक नहीं है तो उसको करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इस पे ध्यान दो, ठीक है। स्किल सेट में बात करें तो टाइम मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी हैक सीखना है, कैसे, पोमोडोरो टेक्निक यूज करके। अब ये क्या होता है समझो ध्यान से, कोई भी पर्टिकुलर टास्क को आप उठाओ, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन करने हैं, मान लिया आपने, तो 25 मिनट के लिए ट्राई करो कि 10 क्वेश्चन करो, ठीक है। 25 मिनट किया आपने 10 क्वेश्चन, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो, फिर अगले 25 मिनट में 10 क्वेश्चन करो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो, फिर अगले 25 मिनट 5 मिनट, ऐसे करके 4 बार 25-25 मिनट का स्लॉट बनाओ। जब 100 मिनट हो जाए तो थोड़ा सा बड़ा वो लो, ब्रेक लो, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी इनहेंस होगी, और आपका फोकस जो है या रिटेंशन पावर भी बढ़ेगा, एकदम क्लियर, गुड। दूसरा पॉइंट है कि आपको डेली शेड्यूल प्लान करना है टाइम ब्लॉकिंग स्ट्रेटजी के साथ। मतलब ये हुआ कि आप डेली अपने रूटीन को आइडेंटिफाई करो, और उसको टाइम बाउंड मैनर में, है ना, डिवाइड करो। इतने टाइम के लिए खेलना है, इतने टाइम तक व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना है, इतने टाइम तक रील स्क्रॉल करना है, समझ रहे हो, और इतने टाइम तक पढ़ाई करनी है। हाँ, पढ़ाई भी मुझे मालूम है कि आप पढ़ाई भी करते हो, तो ऐसे करके अपने टाइम को डिवाइड कर लो, है ना, टाइम ब्लॉकिंग स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, और उस शेड्यूल को फॉलो करो। साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करें तो साइंटिफिक रिसर्च वर्सेस इंटरनेट मिस इन्फॉर्मेशन पे आपको रिसर्च करनी है, कैसे, एक कंपेयर करो रियल और फेक न्यूज को, कैसे, उसके डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज को इवेलुएट करते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई स्पेसिफिक न्यूज देखी, कहाँ से, वो भी इंस्टाग्राम पे जो मीम पेजेस होते हैं उनसे आप न्यूज, ऑथेंटिक न्यूज की उम्मीद लगा रखे हो। वहां पे मोस्ट ऑफ द न्यूज क्या होता है, फेक होता है, या फिर उनका पेड प्रमोशन होता है, समझ रहे हो क्या। तो इसलिए आपको क्या करना है, एक रियल न्यूज को फेक न्यूज से क्या करना है, इवेल्युएट करना है, कंपेयर करना है, किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा रियल है कौन सा फेक है ना, कैसे, ऑब्वियस है रिलायबल सोर्सेज से देखकर, 3-4 सोर्सेज से उसको क्लियर करके। दूसरा है एक स्मॉल रिसर्च प्रोजेक्ट कंडक्ट करना है, और प्रेजेंट फाइंडिंग विद क्रेडिबल सोर्स। कहने का मतलब कि आपको एक स्मॉल रिसर्च प्रोजेक्ट करना है, ठीक है, और उसकी फाइंडिंग देखनी है कहाँ पे, क्रेडिबल सोर्सेज से। अब वो एग्जाम्पल के तौर पे वो प्रोजेक्ट हो सकता है, मान लो अंधविश्वास इन बाबाज, कि बाबाज लोग क्या अंधविश्वास आज फैला रहे हैं, बाबा मौलवी या फिर बाकी जो लोग हैं, है ना, हालेलुया एंड ऑल, कि किस तरीके से वो फेक नैरेटिव क्रिएट करते हैं और लोग उसको मान लेते हैं। तो आपको क्या करना है, उस स्पेसिफिक चीज पे रिसर्च करना है, ठीक है, और अपनी फाइंडिंग प्रेजेंट करनी है विद क्रेडिबल सोर्सेस। एकदम क्लियर हुआ क्या, गुड। ये रहा सेकेंड वीक के लिए
आपका टारगेट होपफुली आपने कंप्लीट किया होगा। चलो अब आ जाते हैं अपने इस वाले टॉपिक पे। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हम देख रहे थे, अभी थर्ड करेंगे, डोंट वरी, इसको कर लेंगे, फिर हम मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद आपको थर्ड वीक का टारगेट मिलेगा। तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है समझो ध्यान से। मैंने कहा कोई मैट्रिक्स ए है तो उसमें किसी मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करो ऐसा सच दैट ए आई बन जाए, क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए। तो हम क्या कहेंगे, ए इज इन्वर्टिबल और उसका इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स इक्वल टू बी होगा, बोलो हाँ ना, या फिर बी इनवर्स इक्वल टू ए होगा। यहाँ तक क्लियर है आपको बहुत अच्छे से, वेरी गुड। अब इसमें एक बात आपको ध्यान में रखना है, क्या कि ए और बी मतलब कि ए इनवर्स होने के लिए क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ऐसा क्यों, ध्यान समझो, अगर ए बी का इनवर्स है तो बी ए का भी इनवर्स होना पड़ेगा, बोलो हाँ ना। तो इसका मतलब ए बी और बी ए दोनों के दोनों डिफाइंड होने चाहिए और इक्वल होने चाहिए। और ये तभी पॉसिबल है, कब, ये तभी पॉसिबल है जब दोनों के दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हो, क्या हो, स्क्वायर, बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या, गुड। और अगर बी ए का इनवर्स है तो ए भी क्या होगा, बी का इनवर्स होगा। इतना आसान, क्लियर है, गुड। अब एक थ्योरम आपको ध्यान में रखना है, क्या कि ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल होता है। इसको व्हाइट बोर्ड पे मैं प्रूव करके दिखा देता हूँ, ठीक है, एक मिनट बस, व्हाइट बोर्ड खुल गया, वेरी गुड, किधर गया, हाँ। अब देखो ध्यान से, मैंने कहा कि ए बी का होल इनवर्स, अभी थोड़ा हैंग करने लगा, समझ रहे हो क्या, ए बी का होल इनवर्स होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। कैसे होता है, एलएचएस ले लेते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, ए बी का होल इनवर्स है ना इज इक्वल टू, एक मिनट यहीं पे प्रूव कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा हैंग कर रहा है ना, उधर टाइम लग जाएगा ज्यादा। ये देखो हमने क्या किया, ए बी इंटू, हम जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी आता है। तो मान लो ए बी एक मैट्रिक्स है, उसका इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, वन आना चाहिए, वेरी गुड। अब क्या किया, ए को मल्टीप्लाई किया ए बी इनवर्स के साथ, सॉरी दोनों तरफ हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया ए इनवर्स, ठीक है, कर सकते हैं। अब ए इनवर्स ए को एक साथ ले लिया और बाकी को ऐसे लिख लिया। अब ए इनवर्स ए क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, वेरी गुड। अब फिर उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यहाँ तक पहुंच गया। अब दोनों तरफ फिर से बी इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, है ना, तो बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर क्या बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और बी इनवर्स इंटू बी क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को किसी से मल्टीप्लाई करो वही मैट्रिक्स रहता है, तो लेफ्ट इक्वल टू राइट ऐसे प्रूफ हो गया, बोलो एकदम आसान, वेरी गुड। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। ये देखो बोला मैट्रिक्स ए और बी इनवर्स ऑफ ईच अदर, वन अदर इफ, नहीं एक बार फिर से पढ़ते हैं, क्या बोल रहा, लगता है ये हैंग करने के साथ साथ मेरा भी थोड़ा सा है ना, जल्दबाजी में टंग ट्विस्टर हो रहा। देखो ध्यान से, मैट्रिक्स ए और बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर, दोनों एक दूसरे का इनवर्स होगा, कब, जब ए बी इक्वल टू बी ए होगा, बिल्कुल सही बात है। ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू जीरो, नहीं ये कंडीशन नहीं है। ए बी इक्वल टू जीरो ना, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, बिल्कुल, चार ऑप्शन था, तो ए बी इक्वल टू बी ए तो होना ही होना चाहिए, लेकिन साथ में वो आई के इक्वल होना चाहिए। आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। बस एक ही क्या था भाई, ये कोई एक्सरसाइज भी है, देखो क्या कितना ज्यादा रिड्यूस कर दिया। हाँ सोच के थोड़ा सा मेरे को लगता है कि बाकी अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो तो आपका तो बहुत ज्यादा भारी नुकसान हो गया, बोलो हाँ ना, गुड। अब ये देखो बच्चों वाली चीजें हैं, आप आराम से कर लोगे, क्यों, क्योंकि आसान है, ठीक है, इसलिए नहीं सब बताते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। बोला कि ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो प्रूव करो कि स्क्यू होगा, अभी प्रूव तो किया था ऊपर। दूसरा, शो करो कि बी डैश ए डैश एक सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, अकॉर्डिंगली ए जो है सिमेट्रिक या स्क्यू होगा। अभी करके देता हूँ, मान लो सी इक्वल टू है बी डैश ए बी, ठीक है। अब सी डैश निकालो, सी डैश क्या हो जाएगा, कहोगे सर बी डैश ए बी का होल डैश हो जाएगा। और याद कीजिए जब बहुत सारे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में होते हैं तो उसका जो क्या, हाँ ट्रांसपोज होता है, वो जस्ट उल्टे वे में लिखा जाता है। ऐसा मतलब ये हुआ कि ए बी सी अगर तीन मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में है, इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो उल्टे ऑर्डर में लिखोगे, पहले सी फिर बी फिर ए, बोलो हाँ ना। सेम मैनर में इसको क्या लिख सकते हो, बी डैश ए डैश और बी डैश का डैश, ठीक। अब देखो बी डैश को बी डैश ही लिखो, ए डैश को ए डैश ही, और बी डैश का डैश क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, आपको मालूम है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर ए डैश, इफ ए डैश इक्वल टू ए मतलब सिमेट्रिक हुआ, तो यहाँ पे उठा के रखोगे तो ये बन जाएगा बी डैश ए बी, जो कि क्या बन गया, सी के इक्वल आ गया, किसके इक्वल आ गया, सी के। मतलब ये हुआ कि अगर ए डैश ए के इक्वल है, मतलब ए डैश ए जो है सिमेट्रिक है, तो हमारा बी डैश ए बी मतलब मैट्रिक्स जो सी लेट किया था हमने वो भी सिमेट्रिक होगा। और अगर ए डैश इक्वल टू माइनस ए है मतलब स्क्यू सिमेट्रिक है, तो सी डैश इक्वल टू माइनस सी होगा, बोलो हाँ ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ए डैश माइनस ए रखोगे तो ये माइनस हो जाएगा ओवरऑल।
तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ए सिमेट्रिक है तो सी भी सिमेट्रिक होगा, ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो सी भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। बोलो दूसरा भी क्लियर हो गया। तीसरा बोला आइडेंटिटी वैल्यू बताओ एक्स वाई जेड का अगर ए जो है सेटिस्फाई करता है ए डैश इक्वल टू ए डैश इंटू ए इक्वल टू आई। एक बात बताओ मेरे को, अगर ये हमें पता है तो ए डैश निकाल लोगे, अरे भाई ट्रांसपोज आप ए निकाल लोगे ना, दोनों को मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी के इक्वल दिखा दो। आइडेंटिटी का मतलब 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3x3 का मैट्रिक्स है, इसलिए 3x3 दिखाना पड़ेगा। कर लोगे आराम से। अरे भाई बोलो हाँ ना, आसान है। वेरी गुड। ये थोड़ा सा हैंग कर रहा है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, होपफुली आपको अच्छे से समझ आ रहा हो सारा कुछ। बोला वैल्यू आप एक्स बताओ अगर इसको 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 मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है। एक काम करते हैं, कर ही लेते हैं इसको, ठीक है। तो देखो ये क्या है, 1x3 का है और दूसरा मैट्रिक्स किसका है, 3x3 का है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितने का बनेगा, 1 और x3 का बनेगा, है ना। तो कर लो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 4 1 6 हो गया। फिर ये कितने का बनेगा, 1x3 का बनेगा, है ना। तो ऐसा बनेगा 1x3 का, ठीक है। अब फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो 1 इंटू 2 2 प्लस 0 प्लस 0, तो 2 आ गया। फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, तो ये हो जाएगा 0 2 और 2 4 हो जाएगा। वेरी गुड। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 0 2 2 एक्स से, किससे, 0 2 एक्स से। अब एक बात बताओ मेरे, पहला जो है 1x3 है, दूसरा है 3x1। मल्टीप्लाई करोगे तो जो फाइनल बनेगा 1x1 का बनेगा। वेरी गुड। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू एक्स, और इक्वल टू किसके है, 0 के। यहाँ से बताओ क्या बन जाएगा, ये 0 प्लस 4 प्लस 4x इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1। बोलो हाँ ना, वेरी गुड। तो चौथे वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया x इक्वल टू -1। पांचवा बोल रहा कि ये अगर इतना है तो इसका इक्वल टू इतना प्रूव करो। बचपन में कर लिया, मतलब स्टार्टिंग एक्सरसाइज में ही कर लिया, होपफुली आपको क्लियर। छठा क्वेश्चन बता रहा है कि x बताओ कि अगर इतना इतना इतना, अभी ऊपर बताया मैंने कैसा, क्वेश्चन नंबर चौथे के जैसा, सेम टू सेम। सातवां बोल रहा है कि दो मार्केट है, एक्स वाई जेड 3 प्रोडक्ट है ना, दो मार्केट में बेचते हैं, अब इतने इतने प्रोडक्ट है ना। तो आगे बोल रहा है कि अगर यूनिट सेल एक्स वाई जेड का इतना 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 है, 2.5 1.5 और 1 रुपया, 2.5 1.5 और 1 रुपया। अब ध्यान से समझिएगा, 2.5 1.5 और 1 रुपया, तो यह 2.5 और 1.5 और 1 रुपया, है ना। तो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, हाँ कि फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद हेल्प ऑफ अलजेब्रा। एक बार बताओ, इसका ऑर्डर बताओ कितना हो जाएगा, पहले वाले का 1 2, मतलब 2 रो और 3 कॉलम, 2x3 का, और एक कितने का हो जाएगा, 3x1 का। मल्टीप्लाई करोगे तो जो ऑर्डर बनेगा कितने का बनेगा, बनेगा 2x1 का। तो कर ही लेते हैं, 2 रो हो जाएगा, है ना। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, तो देखो ये हो जाएगा 2,500 और 3,000 और 18,000, 2.5 3 5 18 5 23, 23,500, ठीक है। दूसरा 6 आ जाएगा कितना, 6 दूनी 12 3 15, 15,000, ठीक है। 15,000 फिर 30,000, ये दो, ये इतना ही आएगा ना। एक बार फिर से क्रॉस चेक करते, नहीं नहीं नहीं, पहला देखो 10,000 2.5, 10,000 2.5 कितना, 25,000, फिर 2,000 का 1.5 कितना हो जाएगा, 3,000, 25 3 28,000, फिर 18 46,000 हो जाएगा, 46,000। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं। तो देखो पहले मार्केट में टोटल बिक्री कितने की होगी, 46,000 की। दूसरे मार्केट में 6 दूनी 12 दिन 15,000, फिर 30,000, 15 30 45, 45 से 18 63,000, ठीक है। तो दूसरे मार्केट में 63,000 का होगा। अगर टोटल पूछा होता दोनों को प्लस कर देते, 6 3 9 6 4 10, बोलो हाँ ना। तो 1,09,000, हाँ ठीक है, 1,09,000 हो जाता टोटल। लेकिन अगर इंडिविजुअल मार्केट पूछा तो बता दिया। अब बोल रहा है दूसरा वाला कि अगर कॉस्ट ऑफ एबव 3 कमोडिटी 2 रुपया 1 रुपया और 50 पैसा हो तो ग्रॉस प्रॉफिट बताओ। ग्रॉस प्रॉफिट अभी बता देते हैं। अब मान लो 2 1 50 पैसा, अब इसको क्या करो, 2 1 50 पैसे से मल्टीप्लाई कर दो। कैसे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 1 मिनट, ये कितना आया था, 46 और 63 कितना, 6 3 9, 1,09,000 आया था, ठीक है। इसको आप ध्यान रखना, 1,09,000। चलो उधर लिख देता हूँ थोड़ा सा, 1,09,000 1,09,000 1,09,000 टोटल बेचने पे 1,09,000 मिला, 1,09,000 1,09,000, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, जो क्रय मूल्य था ना, मतलब कि जो उनका कॉस्ट था वो था 2 1 50 पैसा, हो जाएगा 2 1 और 50 पैसा, मतलब 1/2, 1/2, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो फिर से वही 2x1 का बनेगा, है ना। तो 2x1 का बनेगा, क्या हो जाएगा,
पहला देखो 10 दूनी 20,000, दो 22,000 और 9,000, 22 9 31,000, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12,000, 20 12 20 32,000 और 4 36,000। अब इन दोनों को प्लस कर दो तो ये बन गया 7 और 6 7 67,000। तो जो खरीदा था वो 67,000 का, और बेचा कितने का, बेचा 1,09,000 का। तो माइनस कर दो, 9 में से 7 गया 2 और 10 में से 6 गया 4, तो 42,000 का फायदा हुआ उसको। कितने का, 42,000 का फायदा हुआ। फिर से समझो, दो मार्केट है, दोनों में कितना कितना क्वांटिटी बेचा ऊपर गिवन है। बेचा जो है वो पहला पार्ट में है, तो टोटल कितने का सेल हुआ, 1,09,000 का, है ना। और जो प्राइस था क्या था, ये बोल रहा है कि जो यूनिट कॉस्ट था हर एक का वो कितना था, 2 रुपया, 1 रुपया 50 पैसा, उसके हिसाब से निकाला तो 67,000 आया टोटल। माइनस किया तो 42,000 जो है क्या आ गया, ये हमारा प्रॉफिट आ गया। बोला एकदम क्लियर, हमारा क्या मतलब उसका हो गया। अब ये है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें मैं हिंट दूंगा क्योंकि थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो रहा, और अभी क्वेश्चन 3 है, ठीक है। कर भी सकते हैं, देखते हैं। एक देखो, ये बोल रहा है कि x इंटू इतना किया इक्वल टू इतना है, तो फाइंड मैट्रिक्स x। ध्यान रहे मैट्रिक्स x है, तो ये देखो पहले दूसरा वाला मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है, तो कहोगे सर 2x3 का है, ठीक है। और जो हमारा आंसर बना, मतलब कि फाइनली आया, वो कितने का दिख रहा है, 2x3 का। तो हमारा x कितने का होना चाहिए, तो कहोगे सर x जो है वो 2x3 का होना चाहिए, सॉरी 2x2 का होना चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो 2 यहाँ पे तभी अगर होगा तभी ये मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल। प्लस फाइनली 2x3 का बना, तो पहला वाला 2 का होना चाहिए। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या, फिर से समझो। मैंने कहा मैट्रिक्स एक्स का ऑर्डर क्या होगा, कहोगे कि सर उसके लिए डिसाइड तब होगा जब इसका दूसरे मैट्रिक्स का रो देखो 2 है, तो इसका कॉलम तो 2 होगा। गुड। अब यहाँ पे जो फाइनल मैट्रिक्स हमारा बना उसका जो फर्स्ट रो है 2 है, तो इसलिए फर्स्ट रो क्या होगा, एक्स का 2 होगा। तो एक्स क्या हो गया, 2x2 का हो गया। तो मान लेते हैं एक्स क्या, ए बी सी डी, क्या, ए बी सी डी। अब इसका x का क्या, इसमें आप मल्टीप्लाई कर दोगे क्या, 1 2 3 4 5 6 में। व्हाइट बोर्ड पे कर देता है, ठीक है, व्हाइट बोर्ड पे कर देता, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि उसके बाद बाकी आसान क्वेश्चन है। देखो ए बी सी डी, और इधर है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और ये मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा, ये क्या बोल रहा है, एक बार देख लेते हैं, देख लेते हैं, देख लेते हैं। किधर गया, हाँ, 7 8 9 2 4 6, 7 8 9 2 4 6, -7 -8 -9 2 4 6, ठीक है। अब ध्यान से देखो बहुत अच्छे से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है क्या बनेगा, 2x3 का बनेगा। तो 2x3 में फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, ए बी का मल्टीप्लाई करो 1 4 के साथ, तो ये बन जाएगा a प्लस 4, राइट। सेम मैनर में ए बी का मल्टीप्लाई करो 2 5 के साथ, तो ये बन जाएगा 2a प्लस 5b। फिर ए बी का मल्टीप्लाई 3 6 के साथ, तो 3a प्लस 6b। अब सेम मैनर में ये बन जाएगा c प्लस 4d और 2c प्लस 5d, सॉरी 5, हाँ 5d और 3c प्लस 6d। बोलो क्लियर है क्या, गुड। अब a इक्वल किसके है, -7 -8 -9 के, और 2 4 6 के। अब मेरे को बात बताओ, अगर a प्लस 4b किसके इक्वल होगा, -7 के, तो दिखाई दो, है ना, क्या करते हैं दिखाई देते हैं। तो a प्लस 4b क्या हो गया, -7, और थर्ड वाला ले लो, क्योंकि उसमें 3 कॉमन हो जाएगा, 3a प्लस 6b हो जाएगा -9। अब देखो 3 कॉमन लेके कट कर दो, तो इक्वेशन 1 हो गया, और इसमें 3 कॉमन लेके उधर भेज दिया, तो 3 प्लस 2b हो जाएगा -3, इक्वेशन 2 हो गया, है ना। सेम मैनर में यहाँ पे भी हो जाएगा, c प्लस 4d इज इक्वल टू 2 और 3c प्लस 6d इक्वल टू 6। मतलब पहला को पहले के इक्वल लिखा और तीसरे को तीसरे को। बोलो एकदम क्लियर, वेरी गुड। अब यहाँ पे फिर से वही बात, यहाँ पे इक्वेशन 3 हो गया, और यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दो दोनों साइड, तो 3c प्लस 2d हो जाएगा 2, इक्वेशन 4 हो गया। अब सिंपली क्या करो कि यहाँ पे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दो, ए से कैंसिल हो जाएगा, 4 में से 2 गया 2b इक्वल टू 7 में से 3 गया -4, तो b इक्वल टू आ जाएगा -2। अगर b -2 है तो किसी भी इक्वेशन में रख दो, फ्रॉम इक्वेशन 2, तो b -2 रखो, 2 दूनी 4 -4 उधर गया +4, ए की वैल्यू हो जाएगी +1, ठीक। सेम मैनर में यहाँ पे भी करो, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4, ठीक है, कर दो, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 2d, और ये हो जाएगा 2 2 0, तो d की वैल्यू आ गई 0। तो अगर d 0 है तो c क्या हो जाएगा, रख दो किसी इक्वेशन में, तीसरे में रख दो, तो c की वैल्यू आ जाएगी 2। तो a b c d आपको मिल गया, बोलो हाँ ना। तो हमारा जो मैट्रिक्स x है वो हो जाएगा a कितना 1, b -2, c 2 और d 0। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। बोलो एकदम क्लियर, अरे भाई हाँ ना।
बोलो जल्दी। गुड, ए हो गया क्वेश्चन नंबर 8। 9 बोल रहा है कि अगर ए इतना है, ए स्क्वायर आई है, तो बताओ। आपको भी पता है ए अगर इतना है तो ए स्क्वायर क्या होता है, ए इंटू ए, और आई का मतलब क्या हुआ 1001। तो ए इंटू ए करके जितना है उसको कर देना करिस्पॉन्डिंग पार्ट्स के इक्वल, आ जाएगा चारों में से कोई ना कोई। अगला, इफ द मैट्रिक्स ए बहुत सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। अब बताओ, ए जो है ए डैश इक्वल टू ए बी बोल रहा और ए डैश इक्वल टू माइनस ए बोल रहा है। ये तो तभी पॉसिबल है जब ए क्या हो, जीरो। क्या हो, जीरो। तो क्या होगा, एक जीरो मैट्रिक्स होगा। अगला, ए जो है स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे कि ए स्क्वायर अगर ए है तो ए कितना होगा। अब इसको सॉल्व करके मैं दिखाई देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। आई प्लस ए का क्यूब क्या होता है, ए क्यूब। ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी, या फिर 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। बोलो हाँ ना, -7 है। अब देखो ऑलरेडी क्वेश्चन में हमें गिवन है, क्या गिवन है कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए। तो ए क्यूब को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए। अब ये बन जाएगा 3a क्यों, क्योंकि आई स्क्वायर तो किसी से मल्टीप्लाई करो उतना ही रहता है। अब ये बन जाएगा 3a। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि भाई ए स्क्वायर इक्वल टू ए ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, -7 है। अब फिर से देखो ये क्या बन जाएगा, आई क्यूब का मतलब आई, और ए स्क्वायर हो जाएगा ए, और इंटू ए प्लस 3 3 6a -7 है। अब देखो ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर ऑलरेडी गिवन है ए, प्लस 6 में से ए गया, चलो लिख लेते हैं, अगले स्टेप में कर लेंगे। ये देखो 6 और 1 7a, और ये 7a क्या हो जाएगा, 0, और आई प्लस 0 आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आंसर आ जाएगा क्या, ऑप्शन सी। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका चैप्टर 2, जो कि है मैट्रिक्स। टोटल 2 घंटे में, 1 घंटा पिछला पार्ट, 1 घंटा ये वाला पार्ट। लेकिन ध्यान रहे वीक 3 अपन को करना है क्या, पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाला। तो ये वीक 3 का टारगेट आपके सामने क्या है, ध्यान दीजिएगा। आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस और बजटिंग पे ध्यान देना है, स्किल डेवलपमेंट में पब्लिक स्पीकिंग और प्रेजेंटेशन पे, और साइंटिफिक टेम्परामेंट में DIY एक्सपेरिमेंट करना है लॉजिकल रीजनिंग पे। अब ये होता क्या है डिटेल में, इधर देखो ध्यान से। ये वीक 2 हो गया, अब वीक 3 देखो ध्यान से। फाइनेंशियल अवेयरनेस और बजटिंग में आपको अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को ट्रैक करना है, कितना भी पॉकेट मनी मिलता हो। आई नो कि आप 12th में हो या जेई की तैयारी कर रहे हो, लेकिन ठीक है, एक पॉकेट मनी तो आपको मिलता होगा, तो आपको अपने एक्सपेंसेस ट्रैक करने हैं थ्रू आउट द वीक। पूरे वीक के लिए कितना खर्च करते हो, और कैटेगराइज करना है कि कहाँ कहाँ पे खर्च करते हो। फास्ट फूड पे कितना करते हो, हेल्दी चीज़ों पे कितना करते हो, बाकी चीज़ों पे कितना करते हो, ठीक है, उनको कैटेगराइज करना। साथ में ध्यान रखना है आपको, क्या सीखना है, सेविंग के बारे में। इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हो, 2 पैसे बचा कैसे कर सकते हो। अभी स्टूडेंट लाइफ में तो सबसे बेस्ट होता है क्या, गुल्लक। समझ लो, अभी शेयर मार्केट वगैरह के चक्कर में तो आप पड़े नहीं होगे, फिलहाल के लिए पढ़ना मत, है ना। मम्मी के पास सेविंग आपकी हो सकती है, पापा के पास हो सकती है, सिबलिंग के पास हो सकती है, गुल्लक के पास हो सकती है। ऐसे इन्वेस्टमेंट या सेविंग करते हो। अच्छा, एक इन्वेस्टमेंट होता है देखो मनी का, एक होता है किसका, सॉफ्ट पावर का। एग्जाम्पल के तौर पर आपने अपने सिबलिंग पे कोई रहम कर दिया, है ना, या फिर उनका कोई बात छुपा ले गए, या फिर कोई फेवर कर दिया। अब जो है वो भी एक काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया कि जरूरत पड़ने पे वो फेवर आपके काम में आ सकता है। सेम गोज फॉर योर फ्रेंड, है ना, क्लोज वन ऑल्सो, राइट। इमरजेंसी फंड बना के रखना है कि कल को आपको जरूरत पड़ गई तो आपको हाथ ना फैलाना पड़े किसी के भी सामने। उसके लिए आप अपना एक इमरजेंसी फंड बना के रख सकते हो। कैसे, जो भी पैसे मिलते हैं आपको, पैसे कहाँ से मिलेंगे आपको, आपके सोर्सेज क्या है। मैं बहुत बच्चों से बात करता हूँ, सारा कुछ पता होता है। देखो सोर्सेज आपके हैं, एक तो मम्मी पापा जो देते हैं आपको पॉकेट मनी, दूसरा जो सामान वगैरह खरीदने जाते हो कुछ भी चीजें, तो वहां पे 2 4 पैसे जो बच जाते हैं वो रख लेते हैं। तीसरी चीज कि जब रिलेटिव वगैरह आते हैं तो 500, है ना, का नोट जो पकड़ाते हैं, 500 1000 2000, है ना, वो आपका क्या हो गया, सेविंग हो गया। तो वो सारा कुछ मिला जुला के, या फिर कोई फेस्टिवल वगैरह है तो वहां पे मिल गया आपको, है कि नहीं। तो इस तरीके से आपकी सेविंग बनती है। तो ये सारा कुछ आपको क्या करना है, सेविंग के बारे में सीखना है, इन्वेस्टमेंट और इमरजेंसी फंड के बारे में। अभी ये सारा कुछ पॉइंट अगर नहीं पता है तो ध्यान रखना। स्किल सेट की बात करते हैं, तो स्किल सेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है पब्लिक स्पीकिंग और प्रेजेंटेशन स्किल। क्या करना है आपको, इम्प्रॉम्प्ट स्पीकिंग प्रैक्टिस करना है। इम्प्रॉम्प्ट स्पीकिंग का मतलब ये होता है बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी रोड मैप के, है ना, मतलब तुरंत उठे किसी टॉपिक पे बोलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, रेंडम टॉपिक, तो उसको बोलते हैं इम्प्रॉम्प्ट स्पीकिंग। आपको 3 मिनट का स्पीच प्रिपेयर करना है किसी भी सोशल या एजुकेशनल टॉपिक पे, और उसको बेहतरीन वे में करना है। अभी क्या, क्या चल रहा, हाँ, अभी अप्रैल 25 चल रहा, और अभी एक इंस्टाग्राम पे मैं देख रहा था, हाँ थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम मैं भी चला लेता हूँ, तो उस पर मैं देख रहा था कोई नेपाल का बच्चा था, बहुत फेमस हुआ था अपने स्पीच की वजह से, इतना खतरनाक वो बोलता था, है ना। मतलब
तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको एक बेहतर ढंग से बोलना आना चाहिए, उसके लिए जरूरी है कि आप प्रैक्टिस करो। क्या? 3 मिनट का जो है स्पीच लिखो और उसको प्रैक्टिस करो, डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूलेशन दिखाओ अपनी आवाज में। देखो किस तरीके से आपकी आवाज भारी दिखती है, इम्पैक्टफुल होती है ना। बार बार जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना उसको अच्छे से प्रेजेंट करोगे, उतना बेहतर बनोगे। ठीक है, ये हो गया स्किल सेट। तीसरा क्या है? आपको DIY एक्सपेरिमेंट करना है लॉजिकल रीजनिंग पे। कैसे? पजल सॉल्व करके, ब्रेन टीचर से, लॉजिकल रीजनिंग से, रीजनिंग के प्रॉब्लम सॉल्व करके। ऐसे कहाँ पे मिलेगा? सोशल मीडिया पे मिल जाएगा। सोशल मीडिया बोल रहा, माफ कीजिएगा, गूगल पे मिल जाएगा। सर्च कर सकते हो आपकी लॉजिकल रीजनिंग प्रॉब्लम्स है कि नहीं। न्यूज़पेपर अगर घर में आता है तो वहाँ पे रहता है किसी एक स्पेसिफिक कॉलम में, उसको देख सकते हो, वहाँ पे कर सकते हो। साथ में आपको कंडक्ट करना है कि स्मॉल एक्सपेरिमेंट जिसमें पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना है या डिडक्ट करना रीजनिंग को, वो दिया गया। ठीक है, फिर आप गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगी ऐसी प्रॉब्लम। तो इससे क्या होगा कि आपको आपके अंदर एक लॉजिकल रीजनिंग पैटर्न, मतलब कि रिकॉग्निशन, ये सारा कुछ आपके अंदर डेवलप होगा, जो कि जरूरी है। ठीक है, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट रखने के लिए। ओके, चलो, तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में इतना ही। लेकिन आपको पता ही है, अभी आपको होमवर्क तो मिला नहीं। ये तो हो गया आपका कौन सा होमवर्क? वेरी गुड, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के रिगार्ड। आपको पता है कि होमवर्क 2 टाइप का होता है। अपन 2 टाइप के होमवर्क देते हैं, एक आपका एकेडमिक एक्सीलेंसी करवाते हैं और साथ में पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए जो वीक 3 का टारगेट है, आपको थ्रू आउट द वीक करना है। क्या क्या? फंडामेंटल वैल्यूज, स्किल सेट और साइंटिफिक टेम्परामेंट। ठीक है, पूरे एक हफ्ते का ये टारगेट हो गया। एकेडमिक में 3 आपको मिलते हैं। आपको पता है क्या? पहला है एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज, एनसीईआरटी के। किसके? अभी जो एनसीईआरटी अपन ने किया है ना, यहाँ मैंने करवाया आपका, है ना, आपने नहीं किया। अभी आपको क्या करना है? खुद से फिर से शुरू से लेकर अंतिम तक एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज एक एक क्वेश्चन करना है अगले 2 दिन में। ठीक है, फिर नेक्स्ट 2 डेज में क्या करना है? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर उठाओ। क्या उठाओ? एग्जाम्पलर, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। फिर अगले 2 डेज में आप क्या करना है? आपको कोई भी बुक उठाओ, जैसे RT शर्मा या फिर कोई अदर स्टैंडर्ड बुक, उसके कम से कम 30 क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर आप एक बेहतरीन स्टैंडर्ड चाहते हो कि आपका बने मैथमेटिक्स में, चाहे वो CUT हुआ, एग्जाम बोर्ड हुआ, जेई हुआ, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, तो इतना कम से कम आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहा पूरे एक हफ्ते का टारगेट। होपफुली आप इसको बेहतरीन ढंग से करके, है ना, अगले लेक्चर में मिलोगे, जो कि एक हफ्ते बाद ही देखोगे आप, पहले नहीं देखोगे। बोलो, एकदम क्लियर हुआ क्या? वेरी गुड। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीक में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।